नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर बिहार की राजनीति से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल राजद में एक बड़ा राजनीतिक और पारिवारिक भूचाल आया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने तेज प्रताप को अपने पारिवारिक दायरे से भी पूरी तरह से बाहर कर दिया है। इस अप्रत्याशित फैसले ने न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपने बयान में लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्षों को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का बुरा भला और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय ले सकेंगे। तेज प्रताप यादव पर यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब उन्होंने वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हो गई थी, जिसमें उन्होंने एक युवती के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी। बताया गया कि इस पोस्ट में उन्होंने अपने रिश्ते की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की बात कही थी। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स और शुभचिंतकों से अपील किया है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें, सतर्क रहें। लेकिन सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव यह कड़ा फैसला सामने आया। इस घटना ने न सिर्फ राजनीति हलकों में नहीं बल्कि आम जनमानस में भी खलबली मचा दी है। इस पूरे प्रकरण पर तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी हैं। हम ये सब चीजें न अच्छी लगती हैं न इसे बर्दाश्त करते हैं। हम जनता के प्रति समर्पित हैं और लोगों के दुख सुख में सहभागी बने हैं। उन्होंने कहा, जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग होता है। चूंकि वह बड़े हैं इसलिए निजी जीवन के फैसले लेने का उन्हें अधिकार है, लेकिन क्या सही होगा और क्या नुकसान, इसका निर्णय उन्हें खुद करना है। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने ऐश्वर्या राय से विवाह किया था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पौत्री और वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की बेटी हैं। यह विवाह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी चर्चित रहा था, लेकिन विवाह के कुछ महीनों बाद ही नवंबर 2018 में तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दायर कर दी थी। मामला अभी अदालत में लंबित है। तेज प्रताप का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है, चाहे वे प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप हो, मीडिया के साथ टकराव हो या सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब बयान। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि अब उनका बयान परिवार ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव का आगे का राजनीतिक रास्ता क्या होगा। क्या वे अलग पार्टी बनाएंगे, क्या किसी और राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे, या क्या वो सिर्फ निजी जीवन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। फिलहाल इतना तय है कि यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि एक राजनीतिक मोड़ है, जो आने वाले चुनाव और बिहार की राजनीति पर दूरगामी असर डाल सकती है। ये तो थी आज की सबसे बड़ी खबर, जिसमें राजद परिवार के भीतर का सबसे बड़ा टकराव अब सबके सामने आ चुका है। एक पिता का कठोर निर्णय, एक बेटे का असमंजस भरा सफाई और एक भाई की संतुलित प्रतिक्रिया। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि मूल्यों, रिश्तों और सार्वजनिक जीवन की भी है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, पहलगाम पर आतंकी हमले में मारे गए भारतीय सैलानियों की पत्नियों की भावनाओं पर लगता है कि लोगों ने ध्यान दिया है और सत्तारूढ़ शक्तियों के उस्कावे के बावजूद उसे हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं बनाया। और जब भारत के बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ चुने आतंकवाद के प्रश्रय देने वाले ठिकानों पर हमला किया, तो सारे देश ने बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर उनका समर्थन किया। वाकई कईयों द्वारा चाहे गए दंगे नहीं हो पाए, जहर बहुत फैलाया गया और इससे सत्ता
धर्म, मीडिया, बाजार की बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। पर भारतीय जनता ने जैसे उस जहर को अपने फैलने को रोक दी है, शायद इससे क्षुब्ध होकर भाजपा के कुछ नेताओं ने अब सेना के विरुद्ध जहर उगलने का अभियान शुरू कर दिया है। शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, जो भाजपा शासित प्रदेश है। पहले एक मंत्री ने स्वयं भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध विश्वमन करते हुए उन्होंने अपने धर्म के आधार पर आतंकियों की बहन बताया। फिर उसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में झुक गई है। यह भारतीय सेना का अपमान और राजनीतिकरण एक साथ साथ है। आगे ऐसी कितनी विकृतियां होने वाले हैं यह कहना कठिन है, पर चूंकि बिहार में चुनाव है, उसकी अतिशयोक्ति की पूरी संभावना है। ऐसे मुकाम पर तरह तरह के लांछन लगने का खतरा उठाते हुए यह कहना जरूरी लगता है कि जैसे भारतीय राज्य भारतीय जनता नहीं, वैसे ही पाकिस्तानी राज्य पाकिस्तानी जनता नहीं। ये दोनों ही जनताएं एक दूसरे के विद्वेष नहीं करती, दोनों ही परस्पर शांति और समृद्धि चाहते हैं। दोनों को बेहतर जिंदगी और समग्र विकास का इंतजार है। दोनों समझते हैं कि आतंकवाद और युद्ध ना तो उनके व्यक्त करता है और उन्हें शांति और बेहतर जिंदगी पाने की आड़ में नहीं आने देना चाहिए। वहीं दिमाग की शून्य कर देने वाली भयावह त्रासदी के समय ही लोगों की हिम्मत की सबसे अधिक परीक्षा होती है। यही परीक्षा उस समय और अधिक हो जाती है जब हमारे सबसे कीमती जीवन प्रकृति या बीमारी द्वारा नहीं बल्कि क्रूर नफरत द्वारा छीन लिया जाता है। 22 अप्रैल को कश्मीर में आतंकियों द्वारा कम से कम 26 लोगों की क्रूर हत्या के बाद भारत के कई हिस्से नफरत की आग में जल उठे, लेकिन बेरहमी से मारे गए लोगों के प्रियजनों और कश्मीर के आम लोगों की नैतिकता के उच्च मानकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की उम्र 27 साल से कुछ कम ही थी। हरियाणा के करनाल के एक गांव में युवा नौसेना अधिकारी विनय केरल के कोच्चि बंदरगाह पर तैनात थे। एक हफ्ते पहले हिमांशी से उनकी शादी हुई थी। स्विट्जरलैंड की यात्रा के लिए समय पर वीजा का इंतजाम नहीं हो पाने के बाद उन्होंने अपना हनीमून के लिए कश्मीर के सुंदर वातावरण को चुना। तस्वीरों में उनके चेहरे खुशी से दमकते दिखे। यह जोड़ा पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में एक स्टॉल पर भेलपुरी का आनंद ले रहा था। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। एक आदमी उनके पास आया, नरवाल से उसका धर्म पूछा और फिर उसे गोली मार दी। व्याकुल हिमांशी घास के मैदान में अपने पति के खून से लथपथ शरीर के पास तब तक चुप पड़ी रही जब तक कि 1 घंटे बाद पुलिस नहीं आ गई। हिमांशी के पति का उनका शव गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप देश भर में मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न तेज हो गया था। निर्दोष मुसलमानों को हिंदुवादियों की भीड़ बेवजह प्रताड़ित करने लगी थी। जब कुछ दिनों बाद नरवाल के 27वें जन्मदिन पर उनके परिवार की ओर से करनाल में आयोजित रक्तदान शिविर में पत्रकार इकट्ठा हुए तो हिमांशी ने कहा, जो कुछ हो रहा है वह कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं और सिर्फ शांति। उन्होंने आगे कहा, बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी के दयालुता और मानवता के कारण दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके साथ अभद्रता की। कई दिनों तक घृणा फैलाई जा रही। एक पोस्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए। दूसरों ने बुनियादी दावा किया कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पैसे दिए गए थे या वह फिर शादी करना चाहते हैं या कॉलेज में उनके मुस्लिम पुरुष मित्र थे। लेकिन हिमांशी दृढ़ थी। उन्होंने एक पत्रकार से कहा, मुझे पता है मैंने क्या कहा और क्यों कहा। मैं नहीं चाहती कि इससे निर्दोष लोगों की जिंदगी प्रभावित हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।